इक्विलिब्रियम कह रही हूँ। सेकेंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सेकेंड लॉ ऑलवेज डील्स विद एंट्रोपी and third law also deals with entropy, but entropy of solid or the crystalline solid is zero. These are the two laws. Now इन दोनों लॉज को पढ़ने के लिए हमें ये सारे टर्म्स पढ़ना जरूरी है. विच टर्म्स? स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है, एंथैल्पी स्पॉन्टेनियस का रिलेशन क्या है, एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी सिंपल प्रोसेसेस की क्या होती है, एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी क्या होती है, देन सेकेंड लॉ एंड देन थर्ड लॉ. सो फर्स्ट लॉ में ना डायरेक्शन बताया थर्मोडायनेमिक्स के और ना ही स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के बारे में कोई बात की. सो सेकेंड लॉ आया. सेकेंड लॉ में हमें देखना था एंट्रोपी के बारे में और डायरेक्शन के बारे में. ठीक है. सो व्हाट इज स्पॉन्टेनियस? ठीक है. सो स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो कि एक्सटर्नल फोर्स के बिना अपने आप ही प्रोसीड करती रहती है, बिना एक्सटर्नल फोर्स के. एक बार आपने सेटअप कर दिया तो आपको बाहर से कोई एनर्जी, कोई फोर्स देने की जरूरत नहीं है. these reactions will undergo. ठीक है. So what is spontaneous? A process that occurs on its own under a set of conditions without aid of any external agency. ठीक है. Once you started, then no action from the outside is required. Now these are some examples. If you have kept a hot water in a bucket, तो आपको उसमें आइस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको ठंडा करने के लिए, है ना. अपने आप ठंडा हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे. नाउ अगर आपने फ्रीजर में वाटर रख दिया, माइनस, सिंस माइनस होता है टेम्परेचर वहां पे, तो अपने आप ठंडा हो जाएगा, है ना. ये नहीं है कि बॉटल में आइस डाल के रखना है ठंडा करने के लिए. आइस अपने आप मेल्ट हो जाएगा. ऐसा नहीं है कि आइस को आपको मेल्ट करना पड़ेगा या हीट देनी पड़ेगी. दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, कि बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के ये अपने आप हो जाती हैं. ना व्हाट आर नॉन स्पॉन्टेनियस? सो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस वो होती हैं जो कि अपने आप नहीं होती. दे नीड एक्सटर्नल फोर्स और द एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड. ठीक है. सो व्हाट विल जस्ट सी, वी नीड टू सप्लाई एनर्जी in the non-spontaneous processes in the form in some form or the another form. A book kept at the edge of table may fall down spontaneously, but अगर उस बुक को आपको वापस टेबल पे रखना है तो आपको किसी को बोलना पड़ेगा या आपको उठ के रखना पड़ेगा. अपने आप नहीं चली जाएगी ऊपर वो. सो दैट प्रोसेस जो कि अपने आप नहीं हो जाएगी, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर. ओके. सो you may note here that if a physical or chemical change is spontaneous in one direction, ये जरूरी नहीं है कि वो opposite direction में भी spontaneous हो. This is important. Secondly, both spontaneous and the non-spontaneous processes possible होती हैं, but only spontaneous अपने आप में होती है. Non-spontaneous को external help की जरूरत पड़ती है. Now you should keep in mind that the thermodynamic spontaneity का स्पीड से कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है. हम ये नहीं कह रहे कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जल्दी हो जाएगी. हम ये कह रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप होगी, इसमें एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसका मतलब ये नहीं है कि ये जल्दी हो जाएगी. यू हैव टू कीप इन माइंड कि स्पॉन्टेनियस या स्पॉन्टेनिटी एंड स्पीड आर नॉट रिलेटेड विथ ईच अदर. दे आर डिफरेंट टर्म्स. दे आर नॉट रिलेटेड विथ ईच अदर. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी एक नॉर्मल स्पीड पे हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई है तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है. एक बार सेट कर दी तो अपने आप वाटर बनता रहेगा, बट इट टेक्स टाइम. और इसकी स्पीड मैटर नहीं करती कि जल्दी हो रही है कि कम हो रही है. ठीक है ना. सो दीज टू टर्म्स आर not related with each other. Which two terms? Speed and the spontaneity. Now, the rate of reaction comes in the domain of chemical kinetics. As I said, chemical kinetics में सेकेंड ईयर पढ़ रहा है, उसमें हम रेट पढ़ते हैं. रेट डिफाइन करते हैं किसी भी रिएक्शन का कि
कितना चेंज हो रहा है गिवन टाइम में, कितनी स्पीड बढ़ रही है। सो फर्स्ट लॉ ने स्पॉन्टेनियस या स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में नहीं बताया, इसलिए सेकेंड लॉ आया। नाउ कैन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स एक्सप्लेन स्पॉन्टेनिटी ऑफ फिजिकल केमिकल प्रोसेस? आंसर इज नो। ठीक है, टू आंसर दिस क्वेश्चन वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ व्हाट, अ वाटर फ्लोइंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम ए हिल, है ना। रिवर ऊपर से नीचे बहती है, नीचे से ऊपर तो बहती नहीं है ना। तो ऊपर से नीचे बह रही है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी स्पीड से रिलेटेड होती है। नाउ इफ वी अकाउंट फॉर फ्रिक्शनल लॉसेस, वी फाइंड दैट लॉस इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज सेम एज दैट इन द gain in the chemical kinetic energy. This is as expected from the first law of thermodynamics, according to which total energy remains constant. तो ये एग्जाम्पल आपको फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन करता है, फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन कर रहा है इस एग्जाम्पल को कि energy can neither be created nor be destroyed, but it can transform from one form to another. This means potential energy can be transformed into kinetic energy. ठीक है, means potential energy is always related to height, काइनेटिक एनर्जी स्पीड से। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर आप सोचो कि रिवर इनवर्सली फ्लो करे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो ऊपर से नीचे टाइम तक तो बढ़ती है, बट इफ रिवर कुड फ्लो अपवर्ड्स, उल्टा बहने लगे, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द flowing water would be converted into which potential energy, and such that total energy remains constant. That is, in this principle, in the principle, such process is not ruled out according to the first law. In other words, we can say कि first law of thermodynamics, the water in river may flow upward or the downward. However, our experience tells that what, कि river सिर्फ ऊपर से नीचे बहती है, नीचे से ऊपर तो बहती नहीं है ना। तो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज और कुछ डिमेरिट्स थे फर्स्ट लॉ के। फर्स्ट लॉ इस एग्जाम्पल में एक डायरेक्शन को तो एक्सप्लेन कर रहा है, बट उल्टे डायरेक्शन में रिवर फ्लो नहीं होती, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी कि नहीं, ये अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है। इसीलिए जब किसी चीज के डिमेरिट्स होते हैं तो कोई नई चीज आती है। ओके, सो limitation of first law is it does not say anything about direction or the spontaneity. So you have to remember the limitation. This is important. So to explain direction, to explain spontaneity, you came with that second law. ठीक है, ये समझ आ रहा है? Yes or no? Yes. Yes, ma'am. Yes. Now enthalpy and the spontaneity. So spontaneity तो हमने पढ़ ली, अब देखते हैं enthalpy. So enthalpy means heat, है ना, या energy. So we are taking the same example, waterfall wala and book wala. So we note here that in both these cases the potential energy of the system decrease हो रही है, kinetic energy बढ़ रही है. Internal energy or the related thermodynamic property, enthalpy is analogous to energy. As I said, enthalpy is nothing but heat and heat is energy. So then can we say that decrease in enthalpy or internal energy makes the process spontaneous? सो इसके लिए साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी एंड थॉमसन ने प्रपोज किया 1870s में दैट spontaneous process occurs in the direction in which enthalpy decreases. Means वो reactions जो कि spontaneous होती हैं उसमें एनर्जी जो होती है दैट इज इंटरनल एनर्जी वो डिक्रीज होती है। ओके, एंड वी कैन से दैट कि कोई भी सिस्टम स्टेबल तब होता है ना जब उसकी एनर्जी कम होती है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब जो अपने आप प्रोसेसेस हो रही हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसमें उस डायरेक्शन में होगी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जिस डायरेक्शन में एंथैल्पी दैट इज एनर्जी या हीट सिस्टम की डिक्रीज होगी। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड द एंथैल्पी, स्पॉन्टेनिटी एंड द एंथैल्पी। इस प्रपोजल को सपोर्ट मिला एन नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स से, एंड हमें ये पता चला कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक? किसी को पता है? जिस एंडोथर्मिक, रिएक्शन में हीट रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक। थर्मिक। सो H will be delta negative. Positive means you are giving heat to the system. Now
H negative sign means heat is evolving from the system. Okay, so spontaneous reactions are exothermic, that is, they are accompanied by decrease in the enthalpy. So examples हैं, जैसे मीथेन का कंबशन है, सो माइनस है, दैट मीन्स इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. ओके, आपको ये साइंस इंपॉर्टेंट रखने होते हैं. जैसे हम बोलते हैं डेल्टा जी नेगेटिव होता है, इसका मतलब रिएक्शन क्या होती है, क्या होती है, डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस होती है और फेवर करता है किसको, प्रोडक्ट के फॉर्म, इक्विलिब्रियम. यस, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को. सो रिएक्शंस having delta H as negative means they are exothermic. For example, neutralization, combustion, rusting. On the other hand, number of spontaneous reactions and physical processes that are endothermic. So ऐसे कुछ examples हैं, जैसे हर चीज का क्या होता है, exception होता है. तो spontaneous reactions कुछ ऐसी भी हैं जो endothermic है, जैसे ये. ठीक है, तो ये कुछ examples हैं जो कि endothermic है. From these examples, we can infer that exothermic nature of a reaction or process favors spontaneity. However, in other words, we cannot use enthalpy or internal energy as a criteria of what? Spontaneity. Okay, so this is important line कि exothermic और spontaneous का react का relation तो है, but आप enthalpy को use नहीं कर सकते as a criteria to define the spontaneity. Okay, so the natural direction of spontaneous process in the example stated above can be easily judged by observing the initial and the final state. So state function जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि state पे depend करता है final and the initial state. Okay, so state function आपका direction of spontaneous reactions can predict. That is, in order to predict the spontaneity of chemical reaction, you need another thermodynamic property, that is what? State function. ठीक है, so आपको state function की जरूरत पड़ेगी as another property to define what? Spontaneous reaction. Now this property is the entropy. Now state function का example है entropy, that is it depends upon the states. So अब आती है entropy की बात. तो spontaneous और enthalpy का relation तो है, बट आप spontaneous जो enthalpy है उसको spontaneous reaction के को explain करने के लिए as in broad terms use नहीं कर सकते, इसलिए दूसरा टर्म आया entropy. So entropy means disorderness. Okay, जैसे ये disorderness, जैसे solid में सबसे कम entropy, liquid में उससे ज्यादा, solid में सबसे ज्यादा entropy. So इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस चेंज को एक्सप्लेन करने के लिए रुडोल्फ क्लॉसियस थे, उन्होंने एंट्रोपी का कंसेप्ट दिया, जो कि एक थर्मोडायनेमिक दूसरी प्रॉपर्टी थी. नाउ एग्जांपल्स देखते हैं. हॉट वाटर kept in a bucket cools down to the room temperature over a period. In this case, to begin with the molecules of the hot water, the molecule constituting the bucket have high kinetic energy. Okay, this energy is dissipated to the molecules of air and the floor where the bucket is kept. Over a time, due to random motion of molecules of the air and the floor, this energy is further spread out to the surrounding, and this process is spontaneous. It will continue जब तक पानी ठंडा नहीं हो जाता. Okay, so reverse of this is improbable. That is, गर्म तो ठंडा हो सकता है, ठंडे को गर्म करने के लिए यू नीड एक्सटर्नल एनर्जी. सो वो स्पॉन्टेनियस नहीं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाती है. So it can never happen that molecules of air surrounding the bucket or the floor at the same temperature as the bucket and the water transfer their energy to the water in the bucket. So आप इससे क्या समझ रहे हो कि एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनिटी या सिस्टम की एनर्जी जो होती है अगर स्पॉन्टेनियस है, सो इट स्प्रेड्स आउट. सो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ एंट्रोपी, कि एंट्रोपी मीन्स डिसऑर्डरनेस और डिस्पर्जन और द स्प्रेड. कोई भी चीज स्प्रेड हो रही है, बढ़ रही है, डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है, गैस के मॉलिक्यूल स्प्रेड हो रहे हैं, डिस्पर्स हो रहे हैं.
सो ये एग्जाम्पल पहला था, पहले क्राइटेरिया को एक्सप्लेन कर रहा है दैट एंट्रोपी इंक्रीजेस और डिस्पोजेस। सेकेंड एग्जाम्पल आपका जैसे सेंट है, आपने परफ्यूम या सेंट की बॉटल ली, तो आप कहीं भी रूम में रहोगे इट विल स्प्रेड आउट, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइक एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी एक्सपेंड हो रही थी, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैटर, मैटर ऑल्सो स्पॉन्टेनियसली स्प्रेड्स आउट और डिस्पोजेस। ठीक है, क्यों यहाँ पे मैटर, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपके क्या होते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं सेंट के स्प्रेड, है ना। सो वी आर सेइंग मैटर ऑल्सो स्पॉन्टेनियसली स्प्रेड्स आउट। नाउ we can also consider the example of what, spontaneous evaporation of water, though it is an endothermic reaction, मतलब इसको evaporation के लिए हीट की जरूरत पड़ रही है। that is this phase change involves going from a state of liquid with water molecule having limited freedom to move around each other to a gas state with random। so spontaneous, जैसे मैंने आपको बताया था, नेगेटिव भी, डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस तो होती ही है, बट एक्सेप्शन थे जैसे, तो ये एक्सेप्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, नाउ अनदर एंडोथर्मिक प्रोसेस दैट इज डिसोल्यूशन of ammonium nitrate involves a change from initial state of a ordered crystalline solid and the relatively less ordered pure liquid to a final state of highly ordered। So इस रिएक्शन में भी अगेन क्या हो रहा है, एनर्जी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज मच मोर डिस्पोज्ड इन द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये सारे एग्जांपल्स आपको एंट्रोपी के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एंट्रोपी क्या होती है, कैसे होती है, किस सिस्टम की क्या होती है। तो एग्जांपल है एक जिसमें आपने क्या किया हुआ है, फ्लास्क लिया है, ग्लास फ्लास्क, उसमें आपने एक आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स को भर दिया है, उसके बाद आपने इस पूरे को थर्मोस्टेट के बीच अंदर रख दिया, तो मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। नाउ आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, आपने इसका नॉब खोल दिया, नॉब खोला तो सारे गैस मॉलिक्यूल्स इधर आ गए, कब तक, जब तक दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम नहीं आ गया, मतलब बराबर बराबर मॉलिक्यूल्स दोनों साइड नहीं आ गए। ठीक है ना। सो दिस एक्सप्लेन्स व्हाट, एंट्रोपी, दैट इज एंट्रोपी इंक्रीजेस। So in this spontaneous process, the change in the internal energy would be zero as the temperature of the system does not change, since आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी आपकी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, एंड इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी आपकी जीरो है सिस्टम की। ओके, नाउ दिस इज होल अबाउट व्हाट, एंट्रोपी की एज द गैस एक्सपेंड अगेंस्ट द जीरो अपोजिंग प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रेशर अप्लाई नहीं है, सो गैस एक्सपेंड कर रही है, तो एक्सपेंशन के कारण आपका पीडीवी जीरो हो रहा है एज ए रिजल्ट। एंथैल्पी आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, यू प्लस डब्ल्यू होता है ना। तो यू प्लस डब्ल्यू होता है तो डब्ल्यू इज व्हाट, पीडीवी, पीडीवी जीरो है तो आपका एंथैल्पी एनर्जी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, नाइदर द इंटरनल एनर्जी इज चेंज नॉर द एंथैल्पी, क्योंकि आपका ये पूरा टर्म जीरो हो गया है। Since the volume available to the gas is increased, there is much greater freedom of the particles। यहाँ से यहाँ आने पे क्या हो रहा है, आपका गैस एक्सपेंड हो रही है तो फ्रीडम आपकी बढ़ रही है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स तो एक्सपेंड करते हैं। इन अदर वर्ड्स, एनर्जी ऑफ द मोशन इज मच मोर डिस्पर्स्ड। It is this dispersal of energy that is the driving force behind the spontaneous processes। So that is degrees of freedom। गैस के मॉलिक्यूल्स में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सबसे ज्यादा होती है ना, जिसके कारण आपका एनर्जी ऑफ मोशन ज्यादा होता है एंड डिस्पर्जन ज्यादा होता है। तो ये डिस्पर्जल ही आपकी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस को का रीजन है या एक्सप्लेन करता है कि जितना ज्यादा डिस्पर्जल उतना ज्यादा स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। सो ये पूरा आपका एग्जाम्पल था, एंट्रोपी आपका स्टेट फंक्शन है ना, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, ये सारे आपके स्टेट फंक्शंस हैं that depends upon the initial and final state but don't depend upon the path, है ना। तो ये आप तीनों एग्जांपल याद रखो, हो सकता है 1 मार्क्स में आ जाए, एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन और नॉट। सो थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन, ये बात समझ आ रही है एंट्रोपी क्या होता है, हमने कौन से एग्जांपल्स के थ्रू एंट्रोपी समझा, एंथैल्पी स्पॉन्टेनियस का रिएक्शन रिलेशन। यस यस, मैम।
यस। यस। सो नाउ थर्मोडाइनेमिक एक्सपेक्ट। नाउ थर्मोडाइनेमिक की जब जब बात आती है तब तब किसकी बात आ जाती है? टेम्परेचर, है ना, हीट एंड इट्स मोशन। सो यहाँ पे आपको मैंने बताया क्या होता है। एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है H/T, है ना। सो the thermodynamic property identified with this disposal of energy in spontaneous processes is called as entropy and it is denoted by this. So this is what H was enthalpy, है ना। तो H या Q दोनों को लिख सकते हो। क्या हो जाएगा आपका? dq means heat exchange, T is the temperature. So this equation is important as it relates entropy with heat change and the temperature. Now, if you want to calculate what change in enthalpy, so delta S will be final minus initial. So this will also be changed. So the finite change will be S final minus S finite means थोड़ा सा change. तो उसको calculate कर सकते हो. Infinite change को आप calculate नहीं कर सकते, है ना. So you must remember that entropy change in a system is calculated by assuming that the process is reversible, irrespective of the fact that whether the process is reversible or not. So आपको जब भी एंट्रोपी कैलकुलेट करना है आपको ये दिमाग में रखना है कि आप जो सिस्टम ले रहे हो उसको आप रिवर्सिबल लेके अज्यूम करके सॉल्व करोगे कि आप यहाँ पे हीट जो है वो रिवर्सिबल है, ठीक है ना। नाउ द स्टैटिस्टिकल ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ो। आपको ये याद रखना है कि डेल्टा एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकता है कि इफ डेल्टा क्यू इज इफ heat of the system is this and the temperature is this, calculate the entropy. So you will calculate this. Now this is again कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन रिवर्सिबल है मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रहा है ना। एंड देन आपका आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक्सपेंशन है मतलब कि नेगेटिव है चार्ज। सो ये पूरा एक्सप्लेन कर रहा है इन्होंने। एंड देन अगेन इसके लिए आपका दूसरा एडियाबैटिक है, देन आइसोथर्मल है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं अपन कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंट्रोपी का चेंज इन तीन प्रोसेसेस के लिए। सो आपने अज्यूम किया है 1 मोल आइडियल गैस है आपकी, वॉल्यूम उसका V है, प्रेशर P है, एंड एक्सपेंड इट रिवर्सिबली क्योंकि आप एंट्रोपी कर रहे हो टू वॉल्यूम V2। V1 से V2 एक्सपेंड हुई गैस, टेम्परेचर T था, प्रेशर P1 था, है ना। और आइसोथर्मल है ना इसलिए टेम्परेचर T है, T1 T2 नहीं ले रहे हैं हम। सो द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट T केल्विन। सो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, यही इक्वेशन थी डेल्टा एस वाली सेम। सो इट विल बी क्यू रिवर्सिबल बाय T। फर्दर आइसोथर्मल चेंज के लिए इंटरनल एनर्जी है तो जीरो हो जाएगी। एंड फॉर आइडल गैस इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। सो अगर आपका U जीरो होता है तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंस है, तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग Q+W होता है। तो रिवर्सिबल एक्सपेंशन है तो यहाँ भी रिवर्सिबल, यहाँ भी रिवर्सिबल आ जाएगा। नाउ वी नो दैट इंटरनल एनर्जी फॉर आइडल गैस इज जीरो, है ना, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। तो ये जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू -W। दिस मीन्स जितनी हीट आप दे रहे हो या निकल रही है दैट इज नेगेटिव ऑफ द वर्क। सो नाउ दिस इक्वेशन जो आपकी आइडल गैस इक्वेशन है, इससे हम डिनोट करते हैं आइडल गैस को, दैट इज W रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू 2.303 चेंज इन वॉल्यूम फ्रॉम फाइनल टू द इनिशियल। नाउ यू विल सब्स्टिट्यूट दिस इक्वेशन इन 4.15। सो WV की जगह आप QV रख देना, QV रख दोगे तो इक्वेशन आपकी पूरी ये बन जाएगी। एट द लास्ट यू विल गेट डेल्टा S इन द टर्म्स ऑफ P1 एंड P2। हाउ? क्योंकि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 होता है ना, गैस लॉ के अकॉर्डिंग। सो आपको V1 बाई V2 को रिप्लेस करना है या V2 बाई V1 को, तो कैसे रिप्लेस करोगे, यहाँ ये आ जाएगा तो P1 बाई P2 आ जाएगा, है ना। सो आप ये रिप्लेस करोगे आपको मिल जाएगा किसके लिए, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एंट्रोपी वुड बी पॉजिटिव, दैट इज एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं है, यू कैन सी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। इससे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, दैट इन केस ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेशन since V2 will be less than V1 एंट्रोपी would decrease। बट हम यहाँ एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं तो एक्सपेंशन में आपका क्या हो रहा है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, किसी ये एग्जांपल दिया हुआ है क्वेश्चन की 1 मोल आपका गैस है, इट इज एक्सपेंडिंग, है ना, इसका वॉल्यूम क्या है 10 dm³ है। एंड आपको क्या निकालना है, यस,
इफ द गैस इज रिवर्सिबली एक्सपेंडेड टू डबल इट्स वॉल्यूम, डबल मतलब अगर V1 10 है तो इसका डबल क्या हो जाएगा, 20 होगा, डबल हो जाएगा तो यस मैम। यस। सो V2 विल बी व्हाट, V2 विल बी 20, एंड देन आपके पास V1 V2 है, आपको एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है, तो सब कुछ है आपके पास। आर की वैल्यू 8.1314 है, गैस एन की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 है, दिया हुआ है 1 मोल, तो जस्ट कैलकुलेट इट बाय पुटिंग द वैल्यू। यस, बनेगा। यस मैम। लॉग कैलकुलेट करने के लिए 10 2 लॉग 2 की वैल्यू होती है, जैसे ना आप कुछ कुछ लॉग की वैल्यूज याद रखो, लॉग 2 की याद रखो, लॉग 5 की याद रखो, लॉग 3 4 की याद रखो, तो अगर लॉग टेबल नहीं भी बनती है तो यू कैन कैलकुलेट इट, ठीक है ना। कल सब log 2 log 3 log 10 तक वैल्यूज याद करके आएंगे। नाउ एडियाबैटिक, नाउ एडियाबैटिक मीन्स देयर इज नो हीट चेंज। नाउ हीट चेंज नहीं है तो मतलब क्या है, एंट्रोपी का फॉर्मूला है, हम एंट्रोपी पढ़ रहे हैं ना, एंट्रोपी चेंजेस इन डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस। सो हीट चेंज नहीं है तो क्या हो जाएगा, एंट्रोपी जीरो हो जाएगी, there will be no change in the entropy. Now isothermal mixing of ideal gases, so from this we will continue from tomorrow, ठीक है। एंड देन आपका सीधे आएगा सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ के बाद कुछ चीजें आएंगी, देन उसके बाद आपका आएगा थर्ड लॉ, एंड ये, ठीक है बच्चों, यहाँ तक रुके आज। यस। यस, समझ आई बात, यहाँ आज तक पढ़ा है। यस मैम। आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस, एंट्रोपी, एंट्रोपी चेंज इन सिंपल प्रोसेसेस, इंथैल्पी एंड स्पॉन्टेनिटी, एंड एंट्रोपी एंड द स्पॉन्टेनिटी, ये वाला हम पढ़ेंगे कल। और फिर ये दो चीजें एंड ये दो चीजें, दो क्लास में अपन इसको खत्म कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, ओके। आज रात ओके को मैम। पेपर सॉल्व करना है, ठीक है ना, 131 का। सो पढ़ के आएंगे सब, जितना बनता है सबको, एंड वी विल डिस्कस इट, ओके। ओके मैम। हाँ, सो